वीडियो देखो। अब देखो जो दूसरा फैक्टर अफेक्ट करेगा ना, वो क्या अफेक्ट करेगा जी, उसका अफेक्ट करेगा हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक हो गया बेटा। अब ये समझो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है बेटा, देखो ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, जब एड्सॉर्प्शन होगा तो ध्यान से समझना, तो क्या होंगे, देखो इसका मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस पर एड्सॉर्ब हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, तो इसका मतलब जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो भी तो डिक्रीज होंगे। इज इट क्लियर और नॉट। तो जब गैसियस मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस पर एक्यूमुलेट होगी तो इसमें जितने भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो रहे थे इसकी सरफेस पर वो डिक्रीज होंगे। तो वो इन द फॉर्म ऑफ किसका, इसका मतलब जब वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होंगे तो क्या होगी, जो एक्सटेंट ऑफ एनर्जी होगी वो भी तो डिक्रीज होगी। इज इट क्लियर और नॉट। तो जो जिसमें भी उनकी पोटेंशियल एनर्जी थी, जिस भी टाइप की वो एनर्जी ऑक्युपाई कर रहे थे सरफेस के मॉलिक्यूल्स, उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी। अब वो जो एनर्जी डिक्रीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में होगी। इज इट क्लियर और नॉट। किसके फॉर्म में दिखाई देगी हमें, हीट के फॉर्म में। इसका मतलब हीट रिलीज होगी जैसे ही क्या होगा, एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस होगा। इसका मतलब जैसे ही एक्यूमुलेशन होगा एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर, तो हीट रिलीज होगी। इसका मतलब हमें यह पता लगा कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसका मतलब डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव। ओके बेटा, इसका मतलब दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हो गया ना, वो क्या होगी बेटा, यानी डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ यानी चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। इज इट क्लियर और नॉट। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई है, ठीक हो गया। इसका मतलब एड्सॉर्प्शन का होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, बिकॉज जब एड्सॉर्प्शन होता है नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होते हैं, इससे क्या होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक हो गया। जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में दिखाई देगी, हीट के फॉर्म में दिखाई देगी। इसका मतलब दूसरे शब्दों में एंथैल्पी ऑफ चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होता है जब एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस होता है। ठीक हो गया। पहला टर्म आपको समझ में आया। अब देखो जो दूसरा फैक्टर अफेक्ट करता है वो क्या होता है, एंट्रोपी। ठीक है बेटा, एंट्रोपी फैक्टर हमें पता है। एंट्रोपी क्या होता है बेटा, एंट्रोपी होता है रेंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस। 11th क्लास में आपने पढ़ा था जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी, तो एंट्रोपी का फैक्टर आया था। तो एंट्रोपी क्या है, मतलब रेंडमनेस, पार्टिकल्स का मूवमेंट, इधर से उधर जाना। तो देखो जब एड्सॉर्प्शन होने से पहले ये एक सॉलिड की सरफेस थी, इस पर मॉलिक्यूल्स इधर भी जा रहे थे, इधर 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 इधर। तो अब जब एड्सॉर्प्शन हुआ, इसका मतलब कोई गैस मॉलिक्यूल्स आए, तो यानी ये इसकी सरफेस पर एक्यूमुलेट हुए, तो ये जो पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहे थे, तो इनका क्या हो गया, पार्टिकल्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मूवमेंट, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स हो गया। तो इसका मतलब भाई पहले एंट्रोपी कुछ रही होगी, ठीक हो गया। अब जब एड्सॉर्प्शन हुआ तो पार्टिकल्स का रिस्ट्रिक्शन हो गया, मूवमेंट्स का रिस्ट्रिक्शन हो गया। इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी, इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज ऑल्सो नेगेटिव हो गई। इज इट क्लियर और नॉट। तो मुझे इतनी बात समझ में आती है, जब एड्सॉर्प्शन कराने के लिए क्या क्या अनिवार्य है बेटा, कि चेंज इन एंथैल्पी इज ऑल्सो नेगेटिव एंड चेंज इन एंट्रोपी इज ऑल्सो नेगेटिव। तो किस किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगा चेंज इन एंथैल्पी एज वेल एज चेंज इन एंट्रोपी। ओके बेटा, और दोनों चीज क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। चेंज इन एंथैल्पी इज ऑल्सो नेगेटिव और चेंज इन एंट्रोपी इज ऑल्सो नेगेटिव। इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो मैंने आपको दो टर्म बताए, दो मैंने आपको मैकेनिज्म बताई। पहला क्या है, जैसे जैसे मैं जो एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज होने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है, और एड्सॉर्प्शन कराने के लिए चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव होनी चाहिए और चेंज इन एंथैल्पी इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक हो गया। तो यानी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है चेंज इन एंट्रोपी एज वेल एज चेंज इन एंथैल्पी पर। ठीक हो गया बेटा। तो इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करता हूं। ठीक है, बात समझ में आई। ओके बेटा, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब हम पढ़ते हैं कितने टाइप्स के एड्सॉर्प्शन होते हैं। एड्सॉर्प्शन यानी टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो देखो कितने टाइप के एड्सॉर्प्शन हो सकते हैं वो हम चेक करते हैं। तो देखो मतलब बेसिकली दो टाइप के एड्सॉर्प्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बेसिकली टू टाइप्स के एड्सॉर्प्शन होते हैं। एड्सॉर्प्शन दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, दो टाइप के एड्सॉर्प्शन होते हैं। कौन कौन से, एक होता है फिजियोसॉर्प्शन,
फिजियोसॉर्प्शन। ठीक है बेटा, पहला हो गया फिजियोसॉर्प्शन, या दूसरा नाम क्या है बेटा इसका, फिजिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन, ओके बेटा, फिजिकल एडसॉर्प्शन। दूसरा क्या है, केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन, ओके जी। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, केमिकल एडसॉर्प्शन। केमिकल एडसॉर्प्शन। अब देखो इसको समझो, ये क्या क्या होते हैं। तो देखो एडसॉर्प्शन क्या है भाई, हमें पता है एक सरफेस फिनोमिना है। और एडसॉर्प्शन क्या होगा, जब भी कोई गैस मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड की सरफेस पर जाके एक्यूमुलेट हो गए तब एडसॉर्प्शन फिनोमिना अकर होगा। अब देखो फिजिसॉर्प्शन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे अगर वो सॉलिड की सरफेस पर बाय वॉन्डरवॉल फोर्सेस से अट्रैक्ट होते हैं। किससे अट्रैक्ट होते हैं, बाय वॉन्डरवॉल फोर्सेस से। जो गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस पर एक्यूमुलेट होंगे तब जाके कौन सा एडसॉर्प्शन होगा, फिजियोसॉर्प्शन या फिजिकल एडसॉर्प्शन। कैसे होगा, बाय वॉन्डरवॉल फोर्सेस। इज इट क्लियर और नॉट, वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से होगा। ठीक हो गया बेटा। तो जब गैसियस मॉलिक्यूल्स का सॉलिड की सरफेस पर एक्यूमुलेशन होगा वाया वॉन्डरवॉल फोर्सेस से, तो कौन सा एडसॉर्प्शन होगा, फिजियोसॉर्प्शन या फिजिकल एडसॉर्प्शन होगा। ओके बेटा। अब जो केमिसॉर्प्शन होगा, केमिकल एडसॉर्प्शन क्या होगा, केमिकल एडसॉर्प्शन क्या होगा, जब मॉलिक्यूल्स का, जो भी गैसियस पार्टिकल्स हैं या गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, जब उनका एडसॉर्प्शन वाया केमिकल बॉन्ड से होता है सॉलिड की सरफेस में, तो कौन सा एडसॉर्प्शन होगा, केमिसॉर्प्शन या केमिकल एडसॉर्प्शन। तो वाया किससे होता है, केमिकल बॉन्ड्स। ओके बेटा, वाया केमिकल बॉन्ड से अगर एडसॉर्प्शन हो रहा है तो कौन सा बॉन्ड, तो कौन सा एडसॉर्प्शन होगा, केमिसॉर्प्शन। ओके बेटा। अब देखो बात ध्यान देनी है, अब जो केमिकल बॉन्ड है वो आपको पता है दो टाइप का हो सकता है, बाय आइदर आयनिक बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, और कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। ठीक है बेटा, बात क्लियर है। ओके। तो जो केमिसॉर्प्शन होगा वो केमिकल बॉन्ड से होगा, यानी गैसेस मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन सॉलिड के सरफेस पर केमिकल बॉन्ड से होगा। केमिकल बॉन्ड दो टाइप का हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है और कोवेलेंट भी हो सकता है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब एक बात और ध्यान देनी है, फिजिकल एडसॉर्प्शन जो होगा वो लो टेम्परेचर पर होगा, फेवरेबल होगा, और जो केमिकल एडसॉर्प्शन होगा वो हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जो केमिकल एडसॉर्प्शन है, जो देखो बेटा निकेल की जो सरफेस होती है ना, निकेल की सरफेस पर डाई हाइड्रोजन का जो एडसॉर्प्शन होता है वो लो टेम्परेचर पर फेवर होता है। ठीक हो गया, लो टेम्परेचर पर होता है वाया फिजिकल एडसॉर्प्शन। बट फिजिकल एडसॉर्प्शन को चेंज किया जा सकता है केमिकल एडसॉर्प्शन में बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे ही अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करने लग जाऊंगा ना, तो जो डाई हाइड्रोजन होंगे ना, डाई हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है वो डिसोशिएट होकर हाइड्रोजन के एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हाइड्रोजन के एटम्स उस निकेल की सरफेस पर जाकर एड्सॉर्ब हो जाएंगे वाया केमिकल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, केमिसॉर्प्शन। तो इसका मतलब ये मुझे समझ में आया कि फिजिसॉर्प्शन को चेंज किया जा सकता है केमिसॉर्प्शन में बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। अब क्या पढ़ना है हमें, अब दोनों की वन बाय वन क्या पढ़ेंगे, इसकी सैलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे। केमिसॉर्प्शन के सैलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे, फिर फिजिकल एडसॉर्प्शन के सैलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे, फिर इनमें डिफरेंस करेंगे। ठीक है बेटा। तो देखो वन बाय वन करते हैं फिजिसॉर्प्शन के केमिकल फीचर्स। ओके जी। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर केमिकल एडसॉर्प्शन के फीचर्स पढ़ेंगे। तो पहला, तो हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग क्या है बेटा, फीचर्स ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन, फीचर्स ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन। फिजियोसॉर्प्शन कह लो, फिजियोसॉर्प्शन। ओके बेटा। तो देखो पहला क्या है बेटा, देखो पहला जो फीचर्स है वो क्या है, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो देखो बेटा अगर मैं बात करता हूं लैक मतलब कमी, और स्पेसिफिसिटी मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक नहीं होना। तो अब देखो जो फिजिसॉर्प्शन होगा ना वो ऐसा नहीं होगा कि भाई पर्टिकुलर गैस के लिए ही स्पेसिफिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो जितने भी वॉन्डरवॉल फोर्सेज होते हैं ना ये यूनिवर्सल होते हैं, क्योंकि वीक होते हैं। ठीक हो गया, इस वजह से नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये वीक होते हैं, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए स्पेसिफिक नहीं होंगे। ठीक है बेटा। तो लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी आप समझे। अब नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ एडसॉर्बेट। नेक्स्ट फीचर्स कौन सा होता है, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट।
ओके बेटा, एडसॉर्बेट। अब देखो एडसॉर्बेट समझ गए, जो एक्यूमुलेट करेगा उसका नेचर। अब देखो जो नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, इसका मतलब गैस ही ऑक्युपाई कर रही है भाई, गैस एक्यूमुलेट हो रही है, इसका मतलब वो गैस ज्यादा फेवरेबल होगी जिसको जो हाईली लिक्विफाइबल होगी, इसका मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका मतलब वो गैस जाके एक्यूमुलेट होगी सॉलिड की सरफेस पर जो जितनी ज्यादा जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। इसका मतलब इजीली लिक्विफाइबल गैस का जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेस इजीली लिक्विफाइबल गैस। अब अगर मैं बात करता हूं सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड किसी मेटल की सरफेस पर ज्यादा इजीली एड्सॉर्प्शन होता है एज कंपेयर टू मीथेन, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है बेटा वो ज्यादा होता है। ठीक हो गया बेटा, हमें आपको पता है, आपने क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो गैसेस होते हैं वो लिक्विफाइबल जल्दी हो जाती हैं। ठीक हो गया, बात क्लियर है। तो नेचर ऑफ एडसॉर्बेट समझे। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है उसकी, वो क्या होती है बेटा, रिवर्सिबल नेचर। अब जो फिजियोसॉर्प्शन होगा ना वो रिवर्सिबल नेचर का होगा। ठीक हो गया, उसका जो नेचर होगा ना वो रिवर्सिबल होगा, इसका मतलब गैस अपॉन सॉलिड। ठीक हो गया बेटा, यानी गैस स्लैश सॉलिड। ठीक बेटा, रिवर्सिबल नेचर होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक सॉलिड और गैस बनेगा, ओके, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। ये तो जानते हो ना भाई, अमाउंट ऑफ हीट का रिलीज होना, इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच नेगेटिव होगा भाई, यही तो पढ़ा हमने पहले जो मैकेनिज्म पढ़ी। तो इसका मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इसमें क्या लगेगा बेटा, लीच एटलियर प्रिंसिपल लगेगा, लीच एटलियर प्रिंसिपल लगेगा। तो लीच एटलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा है 11th क्लास में। इसके अनुसार जैसे जैसे अब देखो हीट पहले से निकल रही है, तो हाई टेम्परेचर पर ये रिवर्सिबल हो जाएगी और लो टेम्परेचर पर फेवरेबल होगी। इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन लो टेम्परेचर पर फेवरेबल होगा। इज इट क्लियर और नॉट, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सही है जी। नेक्स्ट फीचर पढ़ेंगे बेटा, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या होती है बेटा, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक हो गया, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। सही है जी। अब देखो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की अगर मैं बात करता हूं, देखो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, जो भी एड्सॉर्प्शन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, बट जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होगी ना उसकी क्या होगी, वेरी लो होती है, यानी 40 से 160 40 से कितने के बीच में होगी बेटा, 40 से 80 किलो जूल पर मोल के बीच में होगी। ठीक हो गया, इसकी एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिजिसॉर्प्शन में केवल वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही इंक्लूड होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ केमिसॉर्प्शन, फिर उनमें डिफरेंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया, अब क्या बात करता हूं मैं, फीचर्स ऑफ केमिसॉर्प्शन। बेटा आशा ये करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक हो गया, कमेंट करके। तो अब फीचर्स ऑफ केमिसॉर्प्शन की बात करता हूं, फीचर्स ऑफ केमिसॉर्प्शन। तो देखो केमिसॉर्प्शन का क्या होगा भाई, इसके उल्टे हो जाएंगे, यानी इसका क्या होगा, हाईली स्पेसिफिक होगा बेटा, ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। क्या होगा ये, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। सही है जी। तो देखो जो भी केमिसॉर्प्शन होगा ना वो हाईली स्पेसिफिक होगा, इसका मतलब इसका मतलब बहुत कम ऐसी गैसेस होंगी जो कि केमिसॉर्प्शन में इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि केमिसॉर्प्शन में बेटा वही गैस इन्वॉल्व होगी जो कि उस सॉलिड की सरफेस पर रिएक्ट करके केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करे। अब केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए ना एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई चाहिए। समझ में आ गई बेटा बात। अब क्योंकि भाई केमिकल बॉन्ड बन रहा है ना, तो एक्टिवेशन हाई तो चाहिए ही होगी। अब जाहिर सी बात है, जो हाई एक्टिवेशन एनर्जी किस पे होगा भाई, एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी। ठीक हो गया, हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी भाई केमिसॉर्प्शन कराने के लिए। ठीक हो गया। अब हमने ये पढ़ा है कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई होगी तो जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, ध्यान से समझना बेटा, तो केमिसॉर्प्शन किस पर फेवरेबल होगा, हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल क्यों होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाई है। मैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दूंगा तो मेरा केमिसॉर्प्शन इंक्रीज होना चाहिए।
तो केमिसॉर्प्शन इंक्रीज कैसे होगा? टेम्परेचर इंक्रीज कराने से। टेम्परेचर इंक्रीज कराने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। आपने आर्हीनियस इक्वेशन तो पढ़ी है, भूले तो नहीं भाई। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एक्सटेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और हमारा केमिसॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से बेटा केमिसॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल होता है, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और केमिसॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है बात? अब देखो सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट की वही मैं बात करूंगा भाई। देखो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, तो एडजॉर्बेंट का नेचर की अगर मैं बात करूंगा वही भाई, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एडजॉर्बेंट का उतना एक्सटेंट ऑफ केमिसॉर्प्शन भी बढ़ेगा और फिजियोसॉर्प्शन भी बढ़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? थर्ड देखो, थर्ड में आगे बात करता हूं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ओके, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। अब देखो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की अगर मैं बात करता हूं तो देखो केमिकल बॉन्ड बनेंगे भाई। केमिसॉर्प्शन कैसे होगा? वाया केमिकल बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगी भाई? एंथैल्पी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या होगी बेटा? हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक हो गया? हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। बात क्लियर है बेटा इतनी? ओके, तो कितनी होती है? लगभग 80 टू 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। बात क्लियर है इतनी? तो दोनों के सेलिएंट फीचर्स डिस्कस हो गए। अब क्या डिस्कस करते हैं बेटा? इनके में डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाता है, डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। ओके बेटा, तो मैं चेक कर लेता हूं एक बार वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। हाँ तो बेटा ये सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। इसको रब करते हैं बेटा, ठीक है? तो क्या है टॉपिक हमारा? डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। ओके जी, तो देखो डिफरेंस अगर मैं बात करता हूं, डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। क्या है टॉपिक? डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। ओके, एंड केमिसॉर्प्शन। ओके बेटा, डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। तो देखो यहां पे लिख दिया मैंने फिजिसॉर्प्शन, ओके, और यहां लिख रहा हूं केमिसॉर्प्शन। ओके बेटा, केमिसॉर्प्शन सही है जी। तो देखो फिजिसॉर्प्शन की अगर मैं बात करता हूं भाई, फिजिसॉर्प्शन कैसे होगा? बाय वैन डर वाल फोर्सेस। कैसे होगा बेटा? फॉर्मेशन होगा बाय वैन डर वाल फोर्सेस। ओके, ये कौन सी, ये किससे फॉर्म होगा भाई? केमिकल बॉन्ड से फॉर्म होगा। ठीक हो गया, वाया केमिकल बॉन्ड। ओके बेटा, बात क्लियर है? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी बात कर रही थी जो हाईली इजिली लिक्विफाइबल गैस है उसमें क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ फिजिसॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ये भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस के ऊपर भी डिपेंड करेगा बेटा ये। ओके, नेक्स्ट क्या होगा बेटा? नेक्स्ट होगा हमारा हाई क्या होगा बेटा? इसमें नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब कहने का मतलब है सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट की, एडजॉर्बेंट। क्लियर है बात? और ये भी क्या होगा? सेम रहेगा, सरफेस एरिया इसमें भी बढ़ेगा तो क्या होगा? केमिसॉर्प्शन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा जी? इसमें क्या होगा? वेरी लेस मतलब नो एप्रिशिएबल चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होगा? नो एप्रिशिएबल चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है बात? नो एप्रिशिएबल चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें क्या होगी? हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट कौन सा होगा जी? जो फिजिसॉर्प्शन होगा वो मल्टी लेयर होगा। मल्टी लेयर होता है। ठीक हो गया बेटा? ये क्या होता है? ये क्या होता है जी? मल्टी लेयर होता है। ये क्या होता है? मोनो लेयर होता है। मोनो लेयर्ड होता है। क्लियर है बात? ओके बेटा, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? लो एंथैल्पी क्या होगा बेटा? लो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन होगा। लो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन होगा। क्लियर है बेटा? लो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। और इसमें क्या होगा? हाई एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। हाई एंथैल्पी
ऑफ एडसॉर्प्शन। समझ में आ रही है बेटा बात? एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, क्लियर है? एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली मेन डिफरेंस हो गए बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है बेटा? अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे बेटा? एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या होगा? एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट शॉट ले लो चाहे भले ही, ठीक है, नहीं तो नोट्स तो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है जी। ओके बेटा, इसको रब करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं। सही है जी। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या है जी? एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। टॉपिक है हमारा एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म, ठीक हो गया। अब देखो, आपको स्पेलिंग से ही, मतलब इसकी डेफिनेशन से ही पता लग रहा होगा। एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन वही गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक्यूमुलेट होंगे सॉलिड के सरफेस पर। आइसोथर्म का मतलब हो गया एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक हो गया बेटा। तो हम क्या चेक करेंगे? हम वेरिएबिलिटी चेक करेंगे ऑफ डिफरेंट गैसेस की, ठीक हो गया, कि एडसॉर्प्शन की एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, और एक पर्टिकुलर प्रेशर पर डिफरेंट टाइप्स के गैसेस की एडसॉर्प्शन चेक करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक हो गया। ये कहलाता है एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो बेसिकली किसका आइसोथर्म हम चेक करेंगे, या किसका आइसोथर्म हमें पढ़ना है? हमें पढ़ना है फ्रेंड लुईच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। किसका पढ़ना बेटा? फ्रेंड लुईच का। फ्रेंड लुईच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंड लुईच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक हो गया। फ्रेंड लुईच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, सही है जी बेटा। इसने दिया था 1909 में। तो इसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी, वो क्या है बेटा? वो है हमारी x अपॉन एम इक्वल्स टू के पी की पावर 1/n। यहाँ पर n की वैल्यू है इज ग्रेटर देन 1। ओके जी। अब देखो, उसने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, तो इसमें क्या होता है? x क्या होता है? अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट, ठीक हो गया। m क्या होता है? मास ऑफ एडसॉर्बेंट, मतलब अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट अपॉन मास ऑफ एडसॉर्बेंट, ठीक हो गया। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो किसके बराबर होता है? के पी की पावर n, ठीक है बेटा। के क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, और 1/n भी कांस्टेंट होता है, ठीक हो गया। n की वैल्यू क्या होती है? इज ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक हो गया। अब इस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के कर्व को समझने के लिए क्या करते हैं बेटा? x अपॉन एम वर्सेस P प्रेशर में ग्राफ डिनोट करते हैं। तो हमारे क्या कर्व आते हैं? हमारे जो ग्राफ आता है ना, वो कुछ कर्व के रूप में आता है, ठीक हो गया। और क्या होता है? और हमें ये बात पता लगती है इस वाले ग्राफ से कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीज होता है। इस वाली इक्वेशन से हमें ये पता लगता है कि जो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि x अपॉन एम वर्सेस P में ग्राफ डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हमारा एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीज होता है। वो समझो कैसे। तो इस ग्राफ को कैसे ऑब्जर्व किया? x अपॉन एम लिया, ठीक हो गया, यानी अमाउंट ऑफ रेशियो लिया, अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट अपॉन मास ऑफ एडसॉर्बेंट और प्रेशर में, ठीक हो गया। अब देखो ऐसे कुछ ग्राफ आए, ठीक हो गया बेटा, ऐसे ग्राफ आए हैं, सही है। ये क्या है? टेम्परेचर 400 पर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीज होगा। तो देखो ये कितना है? 144 केल्विन टेम्परेचर पे है, ये कितना है? 204 केल्विन टेम्परेचर पे है, और ये 407 केल्विन टेम्परेचर पर है। तो अब देखो, आपको समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, मतलब एडसॉर्प्शन का अमाउंट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन घट रहा है, नहीं घट रहा है? देखो ध्यान से देखो बेटा। तो देखो 144 केल्विन टेम्परेचर पर एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इतना था, 204 पे इतना हो गया, और कम हो गया 407 पे इतना हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? तो बेटा अब क्या करते हैं? अब इस वाली इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करते हैं। इस वाली इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करने के लिए मैं बोथ साइड लॉग ले लूंगा, ठीक हो गया। लॉग लेने पर मेरा जो ग्राफ पुट होना चाहिए बेटा, मेरा जो ग्राफ आना चाहिए ना, वो लॉग x अपॉन एम वर्सेस किसमें ग्राफ प्लॉट होना चाहिए? मेरा टेम्परेचर में। अगर मेरा स्ट्रेट लाइन आता है तो ये फ्रेंड लुईच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की वैलिडिटी को चेक करेगा, ठीक हो गया। ओके, अगर मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया तो इसका मतलब ये जो फ्रेंड लुईच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म मैंने लिखा है वो सही है, ठीक हो गया। आप देखो, इसको चेक करने के लिए इक्वेशन 1 यानी TLBS ऑफ
इक्वेशन फर्स्ट, यानी टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक हो गया, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का। तो देखो क्या होगा, लॉग एक्स अपॉन एम हो गया जी, क्लियर है बात, लॉग के, ओके, प्लस लॉग पी की पावर 1 अपॉन एन हो जाएगा जी। अब हमें पता है लॉग में पावर कूद के आगे आ जाती है, कर दो बेटा, 1 अपॉन एन लॉग पी हो जाएगा जी, क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, अगर आपको ध्यान से देख रहे हो तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के रूप में ये ग्राफ आएगा, ठीक हो गया। तो क्या होगा, अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं जी किसके वर्सेस, लॉग एक्स अपॉन एम के वर्सेस मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, वर्सेस किसके बीच में बेटा, सॉरी यहां पर होगा प्रेशर के, लॉग प्रेशर के, ठीक है, बात क्लियर है। तो देखो किसके वर्सेस ग्राफ प्लॉट करते हैं, लॉग प्रेशर के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो मेरा क्या आएगा जी, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, बात क्लियर है, स्ट्रेट लाइन आएगा, समझ में आ रही है बेटा बात। तो क्या होगा, मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा बेटा इस वाली इक्वेशन के लिए, 1 अपॉन एन आ जाएगा, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा जी, लॉग के, बात क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर और नॉट। तो ये वैलिडिटी शो हो गई, मतलब इस वाली इक्वेशन के लिए वैलिड है एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, स्लोप आया 1 अपॉन एन, लॉग पी है, ठीक हो गया, एक्स एक्सिस पे लॉग पी, वाई एक्सिस पे लॉग एक्स अपॉन एम, ठीक है, बात क्लियर है इतनी। अब देखो, अब क्या करते हैं, जो n की वैल्यू होती है ना बेटा, ये जो n की वैल्यू होती है, मतलब 1 अपॉन एन की वैल्यू जो लाई करती है ना, वो कहां से 0 टू 1 तक लाई करती है, बेसिकली कितनी होती है, 0.1 टू 0.5 हम लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें कंडीशंस लगाएंगे, फिर आगे देखेंगे इस ग्राफ में और क्या क्या आ सकती है, ठीक हो गया। तो इस वाली इक्वेशन ले रहा हूं मैं, अगर इफ 1 अपॉन एन क्या होगा बेटा, अगर 1 हो जाए तो क्या होगी वैल्यू, देखो जी क्या होगी, अगर इफ 1 अपॉन एन अगर 1 हो जाए तो लॉग एक्स अपॉन एम, समझ में आ रही है बेटा बात। तो देखो लॉग एक्स अपॉन एम क्या हो जाएगा, लॉग के प्लस क्या हो जाएगा, लॉग बी, ठीक है। पहली इक्वेशन, पहली कंडीशन ये जनरेट हुई, इफ 1 अपॉन एन अगर 0 हो जाए तो क्या होगा जी, फिर क्या होगा, अगर 1 अपॉन एन ही 0 हो जाए तो लॉग एक्स अपॉन एम क्या हो जाएगा, लॉग के बराबर हो जाएगा जी, बात क्लियर है, लॉग के, इसका मतलब जब 1 अपॉन एन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर लॉग 1 अपॉन एन की वैल्यू 1 हो जाती है तो एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग पी, इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीज होगा जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करता जाऊंगा, ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है। तो देखो ये जो दोनों हमने कंडीशंस लगाई ये एक्सपेरिमेंटली बहुत मैच खाती है, ठीक हो गया। अब देखो, बट जो एक्सपेरिमेंटली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो हमें मिलता है ना, वो हाई प्रेशर पर, यानी हाई प्रेशर पर वो सैचुरेट हो जाता है, इसका मतलब हाई प्रेशर पर इतनी अच्छी वैल्यू नहीं देता जो हमारा एक्सपेरिमेंटली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म होता है। बट इसके अनुसार अगर मैं चलता हूं तो जैसे जैसे मतलब x अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर के, इसके अनुसार तो भाई प्रेशर बढ़ाऊंगा तो x अपॉन एम, इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ रहा है, तो भाई डेविएट कर दिया, भाई डेविएशन आ गया ना, एडसॉर्प्शन मतलब फ्रेंड लुईस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का, इस वजह से बेटा एडसॉर्प्शन आइसोथर्म ऑफ फ्रेंड लुईस फेल हो जाता है एट हाई प्रेशर पर, ठीक हो गया बेटा। तो ये थ्योरी फेल हो जाती है हाई प्रेशर पर, बट लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर पर ये ओके है, ये वाला रूल, ठीक है, ये वाला एडसॉर्प्शन, ठीक हो गया बेटा। तो मैंने आपको फ्रेंड लुईस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बताया, x अपॉन एम इक्वल्स टू के पी की पावर 1 अपॉन एन, ठीक हो गया बेटा। तो इस वाले में हमें फ्रेंड लुईस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ना था, ठीक हो गया। एडसॉर्प्शन लगभग खत्म हो चुका है, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन की टन्स ऑफ एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बट मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा, ठीक हो गया। पहली डिस्कस करता हूं हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए भी एडसॉर्प्शन का यूज किया जाता है। अब देखो क्या करते हैं भाई, एक मान लो एक वेसल में हमें वैक्यूम क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे भाई, उसको इंसुलेट करेंगे, मतलब उसको क्लोज कर देंगे और वैक्यूम पंप लगा के उसमें क्या करेंगे, वैक्यूम मतलब उसको निर्वात करना है, बेसिकली उसमें से एयर निकालनी है, तो उसको वैक्यूम पंप से लगाकर उसमें से एयर निकाल देंगे। बट फिर भी कुछ एयर के पार्टिकल्स बच जाते हैं, जिस वजह से
चारकोल का यूज किया जाता है, जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रेस ऑफ वाटर एयर को वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और जिससे कि हाई वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक हो गया। अब दूसरा किसमें है बेटा, गैस मास्क बनाने में भी एब्जॉर्प्शन का यूज किया जाता है। गैस मास्क क्या होते हैं, गैस मास्क बेसिकली वो होते हैं जहां पर माइनिंग इंडस्ट्री होती है ना, तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारी पॉइजनस गैस हमें इनहेल करना होता है, तो गैस मास्क यूज किए जाते हैं। वो क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, चारकोल यूज किया जाता है। ठीक हो गया। एनिमल चारकोल यूज किया जाता है। तो बेसिकली जितनी भी पॉइजनस गैस होती हैं वो केवल उसकी सतह पर क्या एब्जॉर्ब हो जाती है और ये मतलब ब्रीथिंग हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा किसमें और कौन सा इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में आपको और डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियोस में। फिलहाल ये समझो जितने भी इंपॉर्टेंट गैसेस है ना, उनका जो इंडस्ट्रियली प्रोसेस में, मतलब इंडस्ट्रियली प्रोसेस करने में, इंडस्ट्रियली उसका यूज करने में, इंडस्ट्रियली उसका प्रोडक्शन करने में हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस यूज करते हैं, जो कि एडसॉर्प्शन के ऊपर बेस है। ठीक हो गया। इसमें जैसे हम NH3 हमें बनाना है, अमोनिया बनाना है, तो अमोनिया बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयरन कैटालिस्ट यूज करते हैं। ठीक हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए हम किसका, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो और बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो कि आप बुक से भी पढ़ना। ठीक हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।